में उपस्थित सभी राउटिस्ट साथी लोग, परम सम्मानीय हमारा राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और सभी कर्मकर्तागण और अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं सभी कर्मकर्ताओं, सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। पहला सत्र में आप लोग सुन चुके हैं, जो खास करके मेरे को बोला गया जिस संदर्भ में बोलने के लिए, वो है कि क्या प्राउटिस्ट विजन होना चाहिए। एक नए भारतवर्ष का जो परिकल्पना है प्राउटिस्टों का, वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा आदरणीय रवि दादाजी ने उसका प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज रख चुके हैं, बाकी हमारा संयोजक महोदय भी बहुत सारे बात रखे हैं, तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं, ये जो मंच आज है, ये लग रहा है कि एक छोटा मंच, कुछ गिने चुने अच्छे लोग उसमें हैं, लेकिन यही मंच आज के जमाने में, आज के दिन में, ये सबसे बड़ा पवित्र मंच है भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में। और यही मंच आगे चलते यही इतिहास, नई इतिहास की रचना करेगा और यही ऐतिहासिक बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बार बार हमारा राष्ट्रीय संयोजक कह चुके हैं कि इसका पीछे जो विचार है, जिसका जरूरत, जिसका खोज आज सारा दुनिया में लोग कर रहे हैं, तो वो विचार है सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारा साथ में। और उसका पीछे जिन महापुरुष ने इस आदर्श को दिया है, तो वो क्या है, कम से कम हम लोग उनके डिसाइपल होने के नाते तो उनको थोड़ा बहुत समझे हैं। तो उनका जो संकल्प वो प्रतिष्ठा होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग ये बात लोगों का सामने, समाज का सामने रखते थे, कोई उसको लिंक नहीं कर पाते थे। लेकिन आज का जो स्थिति है, आप आज भारतवर्ष का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, सांस्कृतिक, कोई भी क्षेत्र को देखिए, हर क्षेत्र में जो एक डिजेनरेशन स्टेज में पहुंच चुका है। तो क्योंकि लोगों का पास में कोई नया अल्टरनेटिव नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि कोई नया दल बना के, कोई कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कोई अलग से कुछ करके देश का जो समस्या है उसको हल कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा देश स्वतंत्र होने का 75 ईयर्स बीत चुकी है। हम स्वतंत्रता का जो सुवर्ण, क्या बोलते हैं, अमृत महोत्सव अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारा संविधान कार्यकारी होने का भी 72 ईयर्स बीत चुकी है। आज अगर हम लोग हालात को प्रोग्रेसिवली एनालाइज करेंगे, जो आर्थिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है देश में, वो हमें पता लग रहा है कि स्वतंत्रता का पहले जो बाहर का लोग, ब्रिटिशर्स हो, कोई बाहर का जो इन्वेडर्स हो, जिन लोगों में यहाँ आए थे, हमारा देश को लूटते थे, देश का जो संसाधन, जो संपत्ति, उसको लूट के अपना जो एम्पायर को बढ़ाने के लिए वो लोग उसमें लगाते थे। लेकिन वो लोग चले जाने के बाद में, जब 1947 में हम लोग क्षमता में आए, अपना संविधान कार्यकारी हुआ, तो फिर त्रुटि कहां रह गई। हम लोग जानते हैं संविधान का जो प्रियम्बुल है, जो मुखबंध है, उसमें बहुत कितना बड़े बड़े बात बोला गया। आवर्स इज ए सोशलिस्टिक, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा कि हर नागरिक संविधान का सामने, हर नागरिक का समान अधिकार रहेगा। राइट टू डिग्निफाइड लिविंग, ये हर सिटीजन का राइट है, मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ इस देश में जिएगा। लेकिन क्या समस्या हुआ, कहां पर हम लोग भटक गए हैं। देश में इतना सरकार आए हैं, एक नेहरू एरा, फिर गांधी एरा, फिर जनता गवर्नमेंट,
फिर गांधी एरा, फिर तरह तरह का जो सरकार देश में आया, हम लोग जानते हैं कि कोई भी आज तक देश का जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो भी योजना बनाए हैं आज तक, वो योजना हम लोग जैसे कि आज उसको विश्लेषण किया जा रहा था, वो योजना देश का सारे लोगों को, आम लोगों को इक्वली बेनिफिट नहीं किया। 15 दिन पहले जो आंकड़ा आया है, जो पूरा देश का सामने रखा गया, इंडिया का जो इनइक्वालिटी का जो रिपोर्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जो रिपोर्ट इतना भयंकर है, वो सबको, हम सबको मजबूर कर दिया फिर सीरियसली सोचने के लिए। जब आज तक कोई भी सरकार सही ढंग में कोई सामाजिक आर्थिक नीति बना नहीं पाया, और जो त्रुटिपूर्ण विचारधारा का आधारित जो भ्रष्ट व्यवस्था आज तक देश में प्रचलित है, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। समाज की हर कोई वर्ग को आप देखेंगे, चाहे बच्चों से लेके बच्चा, आज हम लोग जानते हैं इंडिया में जो शायद 1-1.5 महीना पहले जो डाटा, जो तथ्य आया था सामने कि मालनरिशमेंट, चाइल्ड मालन्यूट्रिशन इन इंडिया, इतना बुरी हालत है। वर्ल्ड में जो 121 कंट्रीज हैं, 21 कंट्रीज का जो स्टैटिस्टिक्स लिया गया था, इंडिया का जो स्टेटस 107 पे है, उसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वी आर एट 107। ये बुरी हालत है। आप सोचिए, आज जो बच्चा पैदा हो रहे हैं देश में, जिसको इस हालत में गुजरना पड़ रहा है, 10-12 साल जब उसको हो जाएगा, आज से आप 10-12 साल देखिए, आज एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है, साइंस है, तरह तरह की जो नॉलेज है, तो जिसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, सही भोजन, उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या, तो मेंटली एक जो अथर पंगु होके देश में रहेंगे। आज जो स्थिति है, 10 साल का अभी से लेके सोचिए, कैसा जो युवा बनेंगे, जो नए पीढ़ी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। ये चाइल्ड मालनरिशमेंट का बात है। और सेकंड में आप स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के बारे में सोचिए। देश का आज जो विद्यार्थी लोग हैं, हम लोग जानते हैं, उन लोगों के साथ में जो इंजस्टिस हो रहा है, आईएएस का बेटा आईएएस हो रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये चल रहा है, और किसान का बेटा किसान बनेगा, दलित का बेटा दलित, जो मजदूर का बेटा मजदूर, और यही चल रहा है। तो जो पिछड़े वर्ग है, जो दलित है, जो एक्सप्लॉइटेड है, वो सोशल मेनस्ट्रीमिंग कब आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि ये जो अमीर और गरीबी का बीच में जो खाई इतना बढ़ते गया, तो ये जो जिसको सारा दुनिया मानता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, सो फार इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, और हमारा प्राउड प्रणेता पीआर सरकार का भी यही मानना है। अभी तो जितना फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आया है दुनिया में, डेमोक्रेटिक सेटअप सबसे बेहतर है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिस्टम आज इंडिया में पूरा खोखला होते जा रहा है, और पूरा पॉलिटिकल करप्शन, भ्रष्टाचार इतना बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे मूल कारण यही है कि जो एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और जो तथ्य आज दे रहे थे हमारा रवि दादा, तो एक इंटरनेशनल एक सर्वे संस्थान जो ये तथ्य सामने लाया है, खास करके इंडिया के बारे में जो आज हम लोग देख रहे थे, तो कुछ तथ्य रवि दादा ने शायद शेयर नहीं किए कि इंडिया का 21 जो बिलियनियर्स हैं, उन लोगों का पास में जितना संपत्ति है, देश का आधा आबादी के पास में उतना संपत्ति है। यानी इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोगों के पास में जितना संपत्ति है, आज 21 बिलियनियर के पास में, इंडियन बिलियनियर के पास में उतना संपत्ति है, और 3% लोग 50% संपत्ति का मालिक बन चुके हैं। और एक तथ्य आया था उसमें कि जीएसटी शेयरिंग में आप देखिए, जो देश का राजकोष है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जो कि जो
21 मल्टी बिलियनियर, जो 3% 5% जो रिच मैन है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन इंडिया का जो कुल जीएसटी में सिर्फ 3% है। बाकी लोगों का बोला जाता है 67% जो आम लोग हैं, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जीएसटी में करीब 62-63% है। तो ये जो इनइक्वालिटी आज 75 ईयर्स के बाद में अपना संविधान कार्यकारी करने का 72 ईयर्स के बाद में आज ये हालात है। तो इसको हम लोग प्राउटिस्ट लोग बहुत गंभीरता के साथ में इसको ले रहे हैं, लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सीरियसली नहीं सोचेंगे, हम अपना दृष्टिकोण को सही दिशा में अगर नहीं लेंगे, सही दृष्टि में सही सीरियसली इसको सोचेंगे नहीं और अपना एक्टिविटीज को, अपना जो रणनीति उसको अगर नहीं बदलेंगे, तो फिर देश, ये जो करोड़ लोग और उन लोग का सफरिंग बहुत सारे बढ़ जाएगी। और उसमें ऑक्सफाम का जिन्होंने ये तथ्य लाया है उसका सीईओ बोलते हैं कि ये जो अरबपति का संख्या बढ़ रहा है देश में, ये एक बुरा अर्थनीति का परिणाम है। जो देश के लिए जो खाना उगा रहे हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, रोड बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, फैक्ट्री में काम करके सारे जरूरत का चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लोग अपना बच्चा का फीस भर नहीं पा रहे हैं। अपना घर में किसी का तबीयत खराब होती है, उसको दवा नहीं दे पा रहे, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और 2 वक्त का जो न्यूट्रिशियस डाइट, भोजन सही ढंग में जुटा नहीं पा रहे, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा साइड में देखिए, देश का संपत्ति कुछ मुट्ठीभर लोगों का पास में ठूल होते जा रहा है। तो ये है एक, और उसको हमारा प्राउड प्रणेता पीआर सरकार बोलते हैं कि किसी भी देश का ये जो मिजरेबल सिचुएशन है, ये जो असहाय अवस्था है, दयनीय स्थिति है, इसका पीछे कारण है कि जो लीडर्स का पाप, सीन ऑफ द लीडर्स, नेतृत्व का पाप का परिणाम इस सारा देशवासियों को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे बच्चा हो गया, विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी लोगों के साथ में इंजस्टिस से एक विद्यार्थी को, माने एजुकेशन में कोई इक्वालिटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। बड़ा आदमी का बेटा जिसके पास पैसा है, वो चाहे योग्यता हो नहीं हो, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजर बनना है, और योग्यता होते हुए भी मेजॉरिटी घर का बच्चा सफर कर रहा है। और आप युवा के पास साथ देखिए, देश में, हमारा देश में करीब मोर देन 40% जो 18 साल से लेकर 35 साल उम्र का, मोर देन 40 या 50% आबादी हो गया। क्या बुरा हालात है। अपना समाज छोड़ के, अपना नौकरी के लिए, रोजगार के लिए अपना समाज छोड़ के, अपना पेरेंट्स को छोड़ के, अपना भाषा संस्कृति को छोड़ के कहां भागना पड़ता है। जो रिसेंट पास्ट में कोरोना काल में हम लोग देखे, लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में सब अपना घर लौटे, किस स्थिति में, कितना रास्ते में आते वक्त अपना देहांत भी हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गए, पूरा क्या हाल हुआ। और हम लोग जाएंगे, क्योंकि समाज का हर वर्ग का लोग कैसे सफर कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, तो किसान का पास जाए। आज किसान का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। 1 साल से ज्यादा एक आंदोलन हुआ किसान इशू को लेके दिल्ली में, और जिन लोगों का मेन लक्ष्य था, मेन डिमांड था कि एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रेगुलराइज किया जाए, उसको एक्ट बनाया जाए, संवैधानिक प्रोविजन उसको एक्सेप्ट किया जाए कि एमएसपी एक फंडामेंटल राइट हो जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सर्वनिम्न न्यूनतम सहायक मूल्य, क्यों किसान के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य क्यों, इसको प्राउड नहीं मानता है। तो प्राउडिस्ट विजन क्या है वो आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। और मजदूर का स्थिति मैंने बताया, मजदूर आज इतना हार्ड लेबर करके भी अपना 2 वक्त का खाना ठीक से जुटा नहीं पा रहे हैं, जो देश का सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। और हमारा मातृ समाज, बहन समाज, जो महिला समाज है, इनकी स्थिति भी देखिए, क्योंकि समाज का ये लोग 50% है। प्राउड का मानना है, प्राउड प्रणेता का बोलना है कि महिला पुरुष परमात्मा का समान सृष्टि है, इक्वल राइट का, वो सबका इक्वल राइट होता है। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन लेके महिला पुरुष आगे बढ़ेंगे साथ में,
लेकिन आज उन लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए सारे जो पॉलिटिकल पार्टी लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास में कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प रह जाता है कि हमें ये देश का राजनीति को टेक ओवर करना पड़ेगा। प्राउटिस्ट लोगों के ही इस सिस्टम को टेक ओवर करना ही है, नहीं तो कोई अल्टरनेटिव, कोई चारा नहीं है देश का पास में। लेकिन कैसा होगा, क्योंकि आप लोग जितने यहां पर हैं, मैं समझता हूं कि सब रेस्पॉन्सिबल प्राउटिस्ट हैं, कुछ नए साथी लोग आए हैं, वो लोग भी आगे चलते पता हो जाएगा कितना जबरदस्त राजनीतिक विकल्प है प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के पास में। तो बात है कि इसको हम लोग कैसे मैटेरियलाइज करेंगे। इतना बड़ा विजन है, क्योंकि हमेशा एक बड़ा विजन आदमी को इंस्पायर करता है अपना लाइफ को डेडिकेट करने के लिए, उसको मैटेरियलाइज करने में। तो ये इतना बड़ा विजन जो जिसको प्रभात रंजन सरकार ने दिए हैं, वो इतना बड़ा विजन का इंस्पिरेशन से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा दादा संतोषानंद भी उसी का इंस्पिरेशन से अपना लाइफ डेडिकेट किया। इतना साल हम लोग डेडिकेट करने के बाद में आज जो स्थिति, आज जो समय आया है, ये एक सबसे राइट टाइम हम लोग के लिए सबसे अनुकूल और उपयुक्त समय है। हम लोग अपना जो कार्यधारा को रणनीति बना के आगे चलना है। और 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो उसमें ये बात हम लोग जानते हैं, हमें सरकार बनानी है तो हमें 50% से ज्यादा एमएलए, अगर स्टेट में बनाना है तो हमें 50% ज्यादा एमएलए चुन के आना है, और पार्लियामेंट में बनना है, अपना केंद्र में सरकार बनाना है तो हमें 250 से ज्यादा एमपी बनाना है। तो हमारा देश में 2019 को शायद करीब 90 करोड़ इलेक्टोरेट थे, वोटर थे, 90 करोड़। 2019 को 90 करोड़ वोटर थे, करीब 10 लाख पोलिंग बूथ था ऑल ओवर इंडिया में। तो आज मेरे को लग रहा है कि 2024 तक ये वोटर तो 100 करोड़ हो जाएंगे और 10.5-11 लाख बूथ हो जाएगा। अगर हमें इलेक्शन ये चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, सरकार जब तक नहीं बनाएंगे, पॉलिटिकल पावर जब तक हाथ में नहीं लेंगे, तब तक जितना बात हम लोग बोले ना, ये अच्छे बात एक विशफुल थॉट होके रह जाएगा। तो हमें देश को बदलना है, देश को बचाना है। हमारा जो इतना बलिदान हुआ फ्रीडम मूवमेंट में, कितना बलिदान हुआ, तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इतना कष्ट में मिला है, वो भी आज डेंजर में है। आज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सीमित रह गया सिर्फ वोट पॉलिटिक्स में, सिर्फ 5 साल में एक बार जाके वोट देना है, बाकी कोई राइट नहीं। और हमारा प्राउड प्रणेता बोल रहे हैं कि यही है सबसे बड़ा कंस्पिरेसी, ये एक विधिवत षड्यंत्र है, सबसे शोषण का एक बड़ा जंत्र बन गया आज पॉलिटिकल, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वोट देने का अधिकार दिया और दूसरा हाथ में जो आर्थिक समानता का जो अधिकार था, राइट टू इकोनॉमिक इक्वालिटी का जो अधिकार था हर सिटीजन का, उसको कहीं ना कहीं छीन लिया। तो जिसका परिणाम ये सामने है, जो अमीर गरीबी का बीच में इतना बड़ा खाई है, क्रॉनिक फूड शॉर्टेज है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, भयंकर स्थिति आ रहा है, हंगर, सीरियस हंगर क्राइसिस और ग्लोबल वार्मिंग जैसा एनवायरमेंटल जो क्राइसिस, पर्यावरण का क्राइसिस है। तो इस स्थिति में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हमें बचा के रखना है, उसको सुरक्षित करना है, उसको भी मीनिंगफुल बनाने में के लिए हमको क्या करना है, आज प्रेजेंटेशन में बोल चुके हैं, आर्थिक लोकतंत्र। यह आर्थिक लोकतंत्र ही आगे चलते हो सकते राजनीतिक लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकता है, मीनिंगफुल बना सकता है। नहीं तो सबसे बड़ा धोखा बन चुका है आज देश भारत में। तो इसीलिए ये 100 करोड़ वोटर्स हैं, करीब 10.5 लाख 11 लाख बूथ है हम लोग के सामने, 30 स्टेट है। तो हमें अभी स्ट्रेटेजी बना के अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के जो ऐतिहासिक रोल हमें प्ले करना है, उसको समझ के अगर ये अधिवेशन से हम लोग जा सकते हैं, 1 साल हम लोग अगर लग जाएंगे सही स्पिरिट में, क्योंकि आज जैसे कि महाभारत में अर्जुन को शस्त्र पकड़ने के लिए
भगवान कृष्ण को पूरा कर्म योग समझाना पड़ा, फिर ज्ञान योग भी समझाना पड़ा, भक्ति योग भी समझाना पड़ा, फिर भी वो नहीं समझे, फिर विश्व रूप दिखाना पड़ा, तब जाके वो सामने आए फाइट करने के लिए। लेकिन आज की स्थिति में वो जरूरत नहीं हम लोग के लिए। राउट दे दिए, मतलब परमात्मा ने वो एस्टेब्लिश्ड है, हमें अपना रोल, अर्जुन का रोल प्ले करके दिखाना है सिर्फ समाज में। तो इसके लिए कोई परम पुरुष आके हमें समझाना जरूरत नहीं है। इसलिए वो संकल्प लेके अगर 12 लाख, 10 लाख या 10.5 लाख, 11 लाख बूथ में पहुंचना है, हमें कम से कम 100 प्राउटिस्ट रेडी है क्या आप लोगों में से? अगर 100 प्राउटिस्ट हम लोग सीरियस हैं और हम लोग 1 साल काम करेंगे, तो कम से कम एक महीने का अगर टारगेट लेते हैं हम लोग 100 से 1000, 1000 से 10,000, 1 लाख, तो कम से कम 1 साल में हम लोग हर बूथ में पहुंच सकते हैं, अपना बात पहुंचा सकते हैं 10 लाख बूथ में, अगर सही स्ट्रेटेजी में काम करेंगे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि एक सही टाइम में सही आइडियोलॉजी हमारे पास में, इतना शक्ति है इसमें, और इसका पीछे इतना बड़ा महापुरुष का ग्रेस है। तो मैं उड़ीसा से आता हूं, आप लोग जानते हैं। तो उड़ीसा में हम लोग एक निर्वाचन, ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एक कैंपेन अभी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल में बहुत बड़े बड़े बात, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े आंदोलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जरूर जो बात आज हमारा अध्यक्ष जी ने बोले हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर सेंटर होते हैं आम नागरिक, वोटर्स होते हैं, क्षमता केंद्र, क्षमता का सही केंद्र सिटीजन होते हैं, वोटर्स होते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं देश का मालिक हैं वोटर्स। लेकिन देश का मालिक आज गुलाम का जिंदगी जी रहे हैं अपना देश में। तो मालिक को, फिर मालिक की स्थिति को लाने के लिए मालिक को जगाना पड़ेगा। अभी इस टाइम में हम लोग के लिए सही है आइडियोलॉजी, जो जिसका खोज में सारा दुनिया है, वो आइडियोलॉजी हमारा अल्टरनेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारा साथ में है, और सर्वोपरि परमात्मा का कृपा हमारा साथ में है। सिर्फ हमें स्ट्रैटेजी बना के, रणनीति बना के, रण कौशल बना के आगे बढ़ना है, तो हम लोग 1 साल में भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पॉलिटिकल एरिना में हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए उड़ीसा में हम लोग एक मतदाता अधिकार अभियान MAA मां करके प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के मंच से उड़ीसा के लोगों को जगाना है। उन लोगों का क्या डेमोक्रेटिक, एक बीइंग ए डेमोक्रेटिक सिटीजन, उन लोगों का क्या डेमोक्रेटिक राइट है। ड्यूटी तो अपना निभा रहे हैं, 5 साल में अपना वोट लाइन होके अपना एक फेस्टिवल जैसे मनाते हैं, सबको लेके, बूढ़ा बूढ़ी, घर में बुजुर्ग, सबको लेके इतना सीरियसली जाके वोट देते हैं। लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल लाइफ आता है, अपना डे टू डे लाइफ का सवाल आता है, सुबह होगी तो कैसे अपना 2 वक्त का खाना जुटाएगी, अपना इकोनॉमी कैसा होगा, उसका कोई अधिकार उसका हाथ में नहीं है, जो आर्थिक लोकतंत्र हम बोल रहे हैं। तो इसलिए कम से कम मतदाता को उसका अधिकार क्या होना चाहिए, अगर वो समझ जाता है। आज का दिन में सारा देश में जो फ्री बीज का पॉलिटिक्स अभी शुरू हुआ, 1 रुपया चावल, जूता, छत्ता, भत्ता। हमारे उड़ीसा में जब बच्चा पैदा होगा, उसका पहले उसका माँ के लिए प्रसूति भत्ता दिया जाता है, क्योंकि माँ के पास में न्यूट्रिशन नहीं है। बच्चा पैदा होगा, उसके लिए उसका मेडिकल जो ट्रीटमेंट, उसके लिए पैसा नहीं है, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा प्रसूति भत्ता बोलते हैं। और आदमी मर जाता है तो उसके लिए हरिश्चंद्र भत्ता बोलते हैं, क्योंकि उसको शवदाह करने के लिए, सब सत्कार करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको कुछ पैसा देकर डिस्पोज करने के लिए। और उसका बीच में जूता, छत्ता, भत्ता, ऐसा बहुत कुछ है, और उसी आधार पर वोट होती है वहां। किसान आंदोलन इतना जबरदस्त उड़ीसा में उठा, और ठीक 2019 इलेक्शन का थोड़ा पहले गवर्नमेंट ने कुछ योजना डाल दिया, जिसमें 2000 रुपया किसान के खाता में चला गया। सारे 90% किसान वोट देते फिर उसी को, जो 20 साल उसको शोषण करते रहा। और ये जो फ्री बीज का पॉलिटिक्स, अगर वोटर्स को पता चल जाएगा कि इसका अधिकार क्या है, जैसे कि रवि दादा ने ऐसा प्रेजेंटेशन में बताया, न्यूनतम आवश्यकता। आज के दिन में हर सिटीजन का ये राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब राइट टू हाउस, ये सब बेकार बात है, हम लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं। हम लोग राइट टू
बेसिक लिविंग नीड, राइट टू फंडामेंटल नेसेसिटीज, भोजन, आवास, कपड़ा, मेडिसिन एंड एजुकेशन। ये 5 चीज शुरू से ये गारंटी होना चाहिए, शुरू से ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक गारंटी होना चाहिए। तो इसके लिए उड़ीसा में हम लोगों का सामने पूरा अपना विजन रख रहे हैं, अपना ब्लूप्रिंट रख रहे हैं कि ये प्राउड का मानना है हर किसी एरा में, हर किसी युग में जो न्यूनतम प्रयोजन सबको गारंटी किया जाए। इसके लिए जो परचेसिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता कितना होनी चाहिए कि हर फैमिली को अपना सही भोजन, सही मात्रा में भोजन, सही न्यूट्रिशियस भोजन, सही ढंग का आवास, सही वस्त्र, सही शिक्षा और सही मेडिकल केयर मिल जाए। तो लोग, इवन ट्राइबल लोगों के साथ में हम लोग इंटरेक्ट किए, वो लोग कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि 40,000 रुपया आज के जमाने में हर महीने में एक फैमिली 4-5 मेंबर्स होते हैं, 40,000 रुपया का अगर कमाई रोजगार आ जाएगा एक फैमिली में, तब ये मिनिमम एक लिविंग स्टैंडर्ड जिसमें कोई डिप्राइव नहीं होगा मिल जाएगा उसको। तो ये हमारा स्टार्टिंग पर डिमांड का एक वोटर का जो अधिकार उड़ीसा में हम लोग समझा रहे हैं, ये शुरुआत है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको दे सकता है और उसको कोई दया दान अनुकंपा का जरूरत नहीं, ये मेरा राइट है, मेरे को थ्रू एम्प्लॉयमेंट 100% एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में उसको 40,000 रुपया का कमाई हर फैमिली को दे, अगर वो कुछ देना चाहते हैं, वोट लेना चाहता है। तो ये हम लोग सिखाने अभी जा रहे हैं, उसके लिए लिफलेट इसी ढंग में सारे कुछ बुकलेट हम लोग बना रहे हैं। और उड़ीसा में जो 147 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 21 MP कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, करीब 33,000 इलेक्टोरल बूथ है और 4.5 करोड़ 5 करोड़ आबादी है। लेकिन वोटिंग होता है, वोटर से 3.5 करोड़ के आसपास है, उसमें 2.5 करोड़ वोटिंग होती है। तो ये जो बड़े बड़े किसान का मुद्दा, यूथ का रोजगार का मुद्दा और विद्यार्थी को जो मुद्दा हम लोग लिए हैं कि जिस दिन कॉलेज से मैं पढ़ के निकलूंगा, सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं, नियुक्ति पत्र मेरे को चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को, ये मेरा हक है। तो ये विद्यार्थी को हम लोग सिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें अभी काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि 1 साल में हम लोग 33,000 बूथ में पहुंच जाएंगे जरूर। और 140 जो 21 MP कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग अपना डिजर्विंग हमारा प्राउटिस्ट है जो अपना काम शुरू कर रहे हैं। और हर MP कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर में 7 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है। हम लोग 7 नहीं कर पाएंगे, लेकिन जरूर 2-3 के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो 15 × 3 करीब मिनिमम 45 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और 15 MP खड़ा करेंगे। तो उसी अंदर में ये पूरा अभियान चलेगा और हम लोग हर गांव में, हर वोटर के पास में जाएंगे। और उसमें जो कैटेगरीज हम लोग किए हैं कि हमें युवा का संगठन बनाना है, किसान का संगठन बनाना है, कलाकारों का बनाना है, आर्टिस्ट का बनाना है और हर वर्ग का लोगों, महिलाओं का बनाना है, अलग अलग इशू को आधार करके। तो उस मॉडल में अगर हम लोग हमारा देश में अलग अलग प्रांतों में जहां पर हम लोग का अच्छा बेस है, सही में हम लोग सीरियस है, चाहते हैं पॉलिटिकल पावर लेने के लिए, PBI को शासन में देखने के लिए, मोरल्स लोगों को क्षमता में लाने के लिए, तो काम करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मंच आगे चलते जरूर इतिहास बनाएगा, नया इतिहास बनाएगा और देश का राजनीतिक मंच में कोई डाउट नहीं है। तो हमें तैयार होना है और मिल के संगठित होके 1 साल पूरा काम करना है। उसके लिए डिटेल हम लोग बाद में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।